नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। और आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हम इसके महत्वपूर्ण ओरिजिन्स को देखेंगे। इसमें आने वाले कौन से इंपॉर्टेंस टाउन है वो उनको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इस वीडियो में जो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। सारे फैक्ट्स का कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन तरीके से अरेंज किया हुआ है और विश्वास है कि यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आपसे परीक्षाओं में कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो आसानी से बनेंगे। और ये सारे जो फैक्ट हैं ये बहुत ही ऑथेंटिकेटेड है, रिसर्च करके इस पूरे कंटेंट को बनाया है। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे चैनल पे जो आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम इस तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं कि चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएं। यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, है ना, इसकी सिविलाइजेशन कैसी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इजिप्ट में नील नदी है, उसकी वैली पर कोई सिविलाइजेशन होता है। मेसोपोटामिया जहाँ पे टिग्रिस और अराफात नदियों के तट पर भी यहाँ पर सिविलाइजेशन शुरू होता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस सरस्वती घग्गर नदियों की वैली पर यह सिविलाइजेशन बनता है। चाइना में भी हुआंग नदी जो सभ्यता है विकसित होती है। एक चीज महत्वपूर्ण हम नोट कर रहे हैं कि ये सब नदियों के तट पर ही विकसित हो रही हैं। क्वेश्चन आता है कि नदियों के ही तट पे क्यों विकसित हो रही हैं, तो महत्वपूर्ण उसका जवाब यह है, मानवीय समाज को आवश्यकता किन चीजों की होती है, दो चीजों की जरूरत होती है। पहला, उसको खाने के लिए दाना, और दूसरा पीने के लिए पानी। तो यानी दाना पानी जहां पर मिलेगा वहां पर लोग बसना शुरू करेंगे। तो ऐसा ही हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। नदियों के किनारे ही लोग रहना शुरू करते थे क्योंकि उनको पानी की आवश्यकताएं थी। और ये सब शुरू कहां से हुआ, इसका यदि बैकग्राउंड समझेंगे तो सबसे पहले हमने देखा था पाषाण काल, सुना था, हमने पढ़ा था। तो पाषाण काल में मनुष्य जो था वो पत्थरों का उपयोग करके रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने सोचा कि यार और अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक किया जाए तो उन्होंने शुरू किया क्या, धातुओं का यानी मेटल का यूज शुरू किया, जहां पर कांसे का, तांबे का उपयोग होने लगा। तो अब इन धातुओं के बाद लोगों ने सोचा कि यार हम अलग अलग रहें, इससे अच्छा है कि हम लोग कलेक्टिव वे में इकट्ठा होकर रहें किसी जगह पे। तो इस तरीके से शुरुआत होती है किसकी, सिविलाइजेशन की, जहां पर मनुष्य होता है समाज के रूप में सिविलाइज्ड होना शुरू होता है। और ये सिविलाइजेशन किन जगहों पर होता है, जहां पर उसको खाने के लिए सामग्री मिले, यानी खेत और खुली और समतल जगह मिले, जहां से उर्वरता हो, जहां से वो खेती के लिए अनाज पैदा कर सके, ऐसी जगह मिले, और दूसरा उनको पानी मिले। तो इन सब के लिए जितनी भी सिविलाइजेशन दुनिया भर में डेवलप हुए हैं वो ऐसी ही नदी घाटियों पर डेवलप हुए हैं। तो उसमें से भारत के समीपवर्ती क्षेत्रों में जो सभ्यता विकसित हुई है उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और ये तत्कालीन यानी उस समय जितनी भी सभ्यताएं उपस्थित थी उनके कंपैरिजन में सबसे पुरानी है, सबसे बड़ी है। तो अब देख लेते हैं कि भारत में इसका विस्तार किस जगह पे था। तो 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसमें से कि सबसे पहला कि इसका उत्तरी क्षेत्र कौन सा है। तो उत्तरी में हम मांडा या मांदा पढ़ते हैं जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर। मेरठ के पास में आलमगीरपुर है। महाराष्ट्र में दायमाबाद है दक्षिण में। और सूतका गेंडोर यानी कि ये बलूचिस्तान कहाँ, पाकिस्तान पर स्थित है। क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी की किताब को महत्वपूर्ण मानते हैं इसलिए हम क्या करते हैं, मांदा को सबसे उत्तरी क्षेत्र मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सोर्तुगुई नाम का एक अफगानिस्तान में क्षेत्र है जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, अभी इसके बाद आगे मैं मैप में आपको वो सब दिखाने वाला हूँ तो आप उसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम एक्सपांशन देख चुके हैं तो इसका विस्तार कितना है, 12,99,000 स्क्वायर किलोमीटर में है। और ये कैसा शेप है इसका, त्रिभुजाकार है। ठीक है, ट्रायंगल शेप लगभग ये फॉर्म करता है, इसलिए इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। दूसरा, हमने कहा कि इसको काशी युगीन भी कहते हैं। जैसे हमने बताया ना आपको कि सबसे पहले मनुष्य ने पत्थरों का यानी पाषाणों का उपयोग शुरू किया, उसके बाद धातुओं में आए तो तांबा को यूज किया, तांबे के साथ टिन को मिला लिया तो वहां पे कांसा युग शुरू हो गया। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका यदि हम पूर्व से पश्चिम की तरफ में विस्तार देखें यानी कि ये वाला एक्सपेंशन देखें तो ये कितना था, ये 1600 किलोमीटर था। ठीक है, 1600 किलोमीटर लगभग टेंटेटिव था। और यदि हम उसका उत्तर से दक्षिण देखें, ये वाला विस्तार देखें तो ये लगभग 1400 किलोमीटर था। ठीक है, ये सब डेटा जो है ये हमको एनसीईआरटी के बुक से मिलते हैं, इसलिए उस पर हम रिलाई करके ही चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब इसका जो एक्सपांशन था इसमें खोजबीन शुरू हुई तो इसमें लगभग 1500 नगर खोजे गए। कई जगह पे आपको 1000, कई जगह पे 10,1056 ऐसे शहर भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके विस्तार के बारे में। जब इसकी बस्तियों को देखते हैं तो अफगानिस्तान में सोर्तुगुई, ये सबसे ऊपर की दिशा में मिलेगा हमको। मुंडीगढ़, क्वेटा घाटी यानी जो अफगानिस्तान के दक्षिण में पाकिस्तान से लगा हुआ जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्वेटा वैली, ये है क्वेटा।
यहाँ पर रहमान डेहरी, मेहरगढ़, रानी गुंडई, पेरियारी गुंडई, ये कुछ प्रमुख टाउन थे जो सिंधु सभ्यता से ही जैसे सिविलाइज थे। मध्य और दक्षिणी बलूचिस्तान में हमने देखा यहाँ पर मकरान जो रीजन है का गेंडोर प्रमुख एक टाउन है जो कि इस सभ्यता का प्रमुख और सबसे पश्चिमी भाग कहलाता है। ठीक है, सिंधु क्षेत्र में हमने देखा ये सिंधु क्षेत्र कहलाता है जहाँ पर सिंधु नदी के बीच का पोर्शन पूरा कवर होता है। इसमें आमरी, कोटदीजी और मोहनजोदड़ो ये कुछ प्रमुख टाउन थे। ये कोटदीजी ये यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद काठियावाड़ क्षेत्र, यानी ये जो गुजरात वाला पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर में आता है, जिसमें हम धौलागिरा और रंगपुर, लोथल, सुरकोटदा ये प्रमुख टाउन देखते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि पंजाब रीजन जहाँ पर हड़प्पा है, कालीबंगा है, रोपड़ है, बनावली है, ये कुछ उसका एक्सपेंशन है। अब देखते हैं कि ये इसको आखिर खोज कब हुई। तो हुआ ये कि भाई 7वीं सेंचुरी में जिस जगह पे ये सिंधु घाटी की सभ्यता थी वहाँ पे दूसरे लोग भी रहने लगे, बसने लगे धीरे धीरे। तो वहाँ पे पंजाब के जो लोग हैं उन्होंने अपने ज़मीन के नीचे देखा कि हमको ईंट बनी बनाई मिल रही हैं, उसका वो उपयोग करते थे घर बनाने में। फिर अचानक ये सब चीज़ें चलती चलती सामान्य उपयोग में रही। उनको तो हिस्ट्री से ज़्यादा मतलब नहीं है, लोग तो अपने उपयोग के लिए ईंटों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जब ये 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक व्यक्ति पता चला कि यहाँ पे इस तरीके से ईंटें निकल रही हैं, तो उन्होंने सोचा अच्छा ये तो कोई सिविलाइजेशन है, क्योंकि हर चीज़ को उस विषय का जानकार ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। यहाँ पर फिर जब उसने खोज की तो उसको लगा कि यहाँ पे कोई एक सिविलाइजेशन बसता है, लेकिन उसमें बहुत रिसर्च नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी हटा करके पूरे शहर को खोजना और फिर उसकी एक रिसर्च करके उसमें आउटपुट देना, ये बहुत कठिन काम होता है। 1856 में क्या हुआ, वहाँ पर रेल लाइन बन रही थी, कहाँ से, लाहौर से लेकर के मुल्तान के बीच में। इन दोनों शहरों को कनेक्ट करने के लिए जब रेलवे लाइन डाली गई तो उस समय बर्टन बंधु जो उसके ऑफिसर हुआ करते थे, जेम्स और विलियम बर्टन, इन्होंने देखा कि यार कई कई जगह पे ईंटों के विशाल ढेर हैं लगे हुए पूरे। तो ये लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो उसके बाद जब ये जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी गई, अपना ऑफिसर अपॉइंट किया जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहले ऑफिसर बनाए गए किसके लिए, आर्कियोलॉजी के लिए। यानी कि गवर्नमेंट ने अब आर्कियोलॉजी के टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए एक डिपार्टमेंट खोल दिया यहाँ पे, इसलिए ये इसके फाउंडर कहलाते हैं, पुरातत्व के जनक कहलाते हैं। अब जब ये रिसर्च उन्होंने कर ली तो जाके उन्होंने देखा, लेकिन उनको बहुत फ्रूटफुल लगा नहीं, तो वो उन्होंने वही काम उसको रोक दिया। लेकिन उसके बाद जब 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि यार देखो जरा यहाँ पर है क्या चीज़, कुछ है भी कि नहीं है। तो जब इन्होंने अपनी टीम बनाई तो उसमें 2 लोगों को रखा, एक दयाराम साहनी और दूसरा थे राखलदास बनर्जी। इन लोगों को काम सौंपा कि आप जाइए वो सिंधु घाटी के आसपास के रीजन में जो हमको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं वहाँ पे देखिए कि रिसर्च करिए क्या कैसा है। तो उसके बीच में जब ये लोग खोजने गए तो दयाराम साहनी को 1921 में हड़प्पा मिल गया और राखलदास बनर्जी को अगले साल बाद यानी कि मोहनजोदड़ो मिल गया 1 साल बाद। तो फिर ये जो सर जॉन मार्शल थे, इन्होंने ही क्या कहा कि जब हड़प्पा की खोज हो गई तो इन्होंने बोला, इसको नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की या उसको सबसे पहले नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल खोजबीन। अब इसका विस्तार देखते हैं। तो जब हम इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशंस को देखते हैं तो इसका डेवलपमेंट कहाँ पर हुआ था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पश्चिमोत्तर भाग में, यानी पश्चिम और उत्तर की स्थिति में। तो यदि हम इंडिया का सेंटर मान ले तो ये वाला पूरा रीजन कौन सा कहलाएगा, उसका पश्चिम भी और उत्तर वाला भी। ठीक है, तो ये पश्चिमोत्तर भाग में भारत के विकसित हुई, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा नगर प्रमुख था। सिंधु घाटी के अंदर में जितने भी नगर थे उनका जो डेवलपमेंट है वो कई स्टेजेस में होता है, जिसमें से शुरुआत से यदि हम बात करें तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि पूरी कॉलोनी बना ली और एक साथ सब लोग आ गए रहने, नहीं। पहले कुछ लोग आए होंगे, किसी सीमित एरिया में आए होंगे, फिर लोगों को लगा कि यार ये लोग ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनी को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से शुरुआत का जो टाइम है इसको हम कहते हैं प्री हड़प्पा काल, जिसको हम कहते हैं प्राक हड़प्पा काल। ये कब से था, 3500 ईसा पूर्व से लेके 2600 ईसा पूर्व के बीच का था। ठीक है, दूसरा आता है मेच्योर स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है ये जब अपने पूरे पीक वाले टाइम पे थी तो कौन कौन से नगर थे। तो ये जो हमने पूरा एरिया देखा, ये इस पूरे एरिया में ये सभ्यता विकसित थी। और यहाँ पर ही हम देख रहे हैं एक टाउन जिसका नाम है सोर्तुगुई, जो मैंने कहा था कि सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है। ठीक है, मांडा ये है और यहाँ पर सोर्तुगुई है जो कि कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। ये कब था, उसकी मेच्योर स्टेज में, यानी जब ये सिविलाइजेशन पूरे अपने पीक पे था, खुमार पे जिसको कह सकते हैं था। ठीक है, फिर आता है उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल, यानी कि जो उसका लास्ट स्टेज था जहाँ से वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो 19वीं सेंचुरी के नीचे से वो ईसा पूर्व की बात हो रही है ना। ईसा पूर्व यानी अभी हम 2021 में हैं,
तो ये 2021 तो पहले माइनस कर दो, तो ये जो हो जाएगा 0। यहाँ 0 से लेकर के फिर आप कितना जाओ, 1900 माइनस में जाओ, तो माइनस 1900। तो यदि इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2021 का भी और 1900 का समय, ये दोनों मिला करके जो समय आएगा, यानी लगभग आज से 4000 साल 3900 साल के पहले की बात हो रही है। ये सच में इतना पुराना है? तो कैसे पता चला? एक विधि है जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन विधि। क्या है ये विधि? इस विधि में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी जिस पेन से, यदि मैं यहाँ पर अभी ड्राइंग कर रहा हूँ, ये पेन में को यदि मान लो 1000 साल बाद कोई उठाए, और तो ये पेन जो होगा किसी न किसी कार्बनिक पदार्थ का बना होगा, तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है उसकी रिसर्च करके उसका डेट डिफाइन किया जाता है कि कार्बन क्या होता है, चूंकि समय के साथ क्या होता है, डिके होता है, कम होता जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में कार्बन की मात्रा जो डिके है उसकी रेट देख लेते हैं कि कितना डिके हो रहा है साल भर में, और उसकी अनुपात में हम उसकी डेट का एस्टिमेट करते हैं। तो जब इस मेथड से पूरा कैलकुलेशन किया गया तो ये बताया गया कि भैया ये जो पूरा सिविलाइजेशन है ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक पुराना है। अब इसका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन देखते हैं तो कहाँ कहाँ तक है, 3 देश आते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में विस्तारित है, तो 3 देश हो जाएंगे, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मुख्य रूप से यही है। यदि क्वेश्चन बनता है राज्यों के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भारत के कितने राज्यों में विस्तारित है, तो 7 राज्य हैं। 7 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस कभी यदि बने तो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। मजा आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं कि नदी पर कौन कौन से इसके प्रमुख नगर हैं। हमने देख लिया इसका सिविलाइजेशन कैसा हुआ था, इंडस वैली के आसपास में था। तो इसकी जो सहायक नदियों में कौन कौन से शहर थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मोहनजोदड़ो चूंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाउन था, तो ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी के कहाँ पर है, ये राइट बैंक में है, राइट बैंक में है। फिर उसके बाद चहुदड़ो उसी के नीचे देखेंगे तो दक्षिण में, ये कहाँ पर है, ये सिंधु नदी के लेफ्ट बैंक में है, ये यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली देखते हैं अब हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर है, रावी नदी, ये रावी नदी आ रही है जो कि सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए हड़प्पा नदी, हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के तट पर है। इसी तरीके से राखीगढ़ी, कालीबंगा और रोपड़, ये कहाँ पर है, घग्गर। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण आता है यहाँ पे हाकड़ा, हाकड़ा बैली, हाकड़ा घाटी भी कहा जाता है, जो कि घग्गर की एक सहायक नदी है। और हाकड़ा इसको सभ्यता के रूप में भी इस रीजन में खासतौर से पहचाना और देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उसके इंपॉर्टेंस टाउन हैं। जैसे हम एक और 2 शहरों के नाम देखें तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, इसी तरीके से सुतका गेंडेर दस्का नदी के किनारे हैं। तो ये कुछ प्रमुख नगर हैं जो नदियों के तट पर स्थित हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये टेबल दिमाग में भर लीजिए, भर लीजिए यानी घोल के पी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। आप ये टेबल को सुबह शाम दोपहर चाय नाश्ते में हर टाइम इसको लेते जाइए। कैसे लेते जाइए, सुबह देखिए एक बार ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें, सुबह देखिए कहाँ पर है, लरकाना में है, किसने खोज की, अकलदास, कब खोज की, क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, लोथल अहमदाबाद, रंगनाथ राव 1957 गोदीवाड़ा मिला। ठीक है, ये एक रिवर पोर्ट है, इसके बारे में देखेंगे। हड़प्पा की खोज कहाँ पे, साहिवाल। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन मिलता है कि कुछ लोगों की किताबों में ये मोंटगोमरी मिलता है लिखा हुआ। मोंटगोमरी पहले जिला था लेकिन अब नहीं है, अब उसका नाम हो गया साहिवाल। तो इसलिए जो करंट डेटा है यदि उसको ध्यान में रखेंगे तो आपसे दोनों चीज़ें स्पष्ट समझ में आएंगी। यहाँ पे कासे की गाड़ी, अन्नागार, गेहूँ और जौ ये सब मिले हैं। चहुदड़ो से हमको सिंध में है, पाकिस्तान में, MJ मजुमदार ने इसकी खोज की। 1931 में इसकी खोज हुई। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें मनका का कारखाना। मनका क्या होता है, यानी इस तरीके से आप देखते हैं ना, माला को बनाने के लिए ऐसे मिट्टी की गुरियों को बना करके और इनको हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, मनके कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ कालीबंगा में देखते हैं तो इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। 1953 में जुते हुए खेत मिले थे पहली बार, यहाँ पर हवन कुंड मिले थे, बेलनाकार मोहरे मिली थी। बेलनाकार कैसे होते हैं, यानी सिलिंड्रिकल, कैसी थी, इस तरीके की, ये सिलेंड्रिकल शेप होता है ना, तो इस तरीके की मोहरें मिली थी। बाकी सब जनरली कैसे होती है, या तो गोल होती हैं या फिर चौकोर होती हैं, स्क्वायर शेप में होती हैं या फिर रेक्टेंगल शेप में होती हैं। सुतका गंडोर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, बलूचिस्तान में है। यहाँ पर मनुष्य की अस्थि के अवशेष मिले थे और तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी की चूड़ी, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जहाँ पर मिले थे। ठीक है, सुतकोरदा ये कहाँ पर है, गुजरात में है।
यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फीचर ये है कि यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले थे, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो घोड़े नाम के जानवर से परिचित थे, जानते पहचानते थे। ये टेबल मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे से दिमाग में भर लीजिए। एक एक शहरों के बारे में देखते हैं, कुछ शहरों के जो इंपॉर्टेंट फीचर हैं। हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा, ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में। पहले इसका नाम हुआ करता था मोंटोगोमरी, और ये रावी नदी के कहाँ पर है, वेस्ट बैंक में, यानी लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये सभ्यता का प्रथम उत्खनित नगर है। हमने देखा था कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और 1921 में। तो सबसे पहले की जिस नगर की खोज हुई है वो कौन सा है, यही हड़प्पा है। और इसी के बाद आगे इसमें और काम हुआ, और यहाँ पर माधव स्वरूप वत्स एक और हिस्टोरियन हुए, उन्होंने भी इसके बारे में खोज की। मार्टिमर बीलर, इन्होंने भी खोज की 1946 में। इसमें दो प्रकार के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक पूर्वी टीला और दूसरा पश्चिमी टीला। तो ये कैसे होता था, दुर्ग होता था और नगर के रूप में होते थे। इनको कैसे समझ लें, इसको एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि अभी यदि मान लो दिल्ली में आप रहते हो, तो दिल्ली में पीएम हाउस है या लोकसभा है या फिर प्रेसिडेंट हाउस है, ये जो पूरी कॉलोनी है, ये कॉलोनी बिल्कुल हाई सिक्योर्ड है और रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पे बाहरी व्यक्ति आसानी से नहीं जा सकते क्योंकि ये सिक्योर्ड है और पूरे हमारे देश के हाई लेवल के ऑफिशियल्स रहते हैं सेक्रेटरीट के रीजन में। और दूसरी कॉलोनी इसी के बाद पूरे जो बस्ती होगी, नॉर्मल टाउन होगा, वहाँ पर कॉमन पब्लिक रहती है। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर एक जो पूरी मैनेजमेंट वाली टीम है, जो पूरे देश का संचालन करने वाली टीम है, उसके लिए रहने की व्यवस्था अलग है और बाकी लोगों के रहने की व्यवस्था अलग है। इसी तरीके का स्ट्रक्चर हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों में पाया जाता था, जिसको हम कहते हैं, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कहते हैं दुर्ग और नीचे वाले को कहते हैं नगर। तो इस तरीके से जो पूरा टाउन हुआ करता था, दो पार्ट में बटा हुआ होता था। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण यह है कि इसके बावजूद भी ये जो पूरा आउटर पेरिफेरी से क्या होते थे, ये घिरे हुए होते थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक, फिर इसके नगर के दक्षिण में एक कब्रिस्तान पाया गया, जो कि इसका नाम है R37। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इस जगह पे अभिलेख यानी ऐसी मोहर जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, जिससे हमको कुछ पता चले। जैसे किसी जानवर का चित्र होगा तो हमको पता चलेंगे कि यार ये जानवर उस समय उपयोग में आता रहा होगा। ठीक है, उर्वरता की देवी, इसकी मूर्ति मिली है, यहाँ पर बैलगाड़ी मिली है, यानी कि यहाँ के लोग आवागमन के लिए कुछ ही साधन का उपयोग करते रहे होंगे। अन्नागार मिला है, यानी जिस प्रकार से हम ऐसे गोडाउन बोलते हैं ना कि बड़े बड़े चबूतरे बना देते हैं, और वहाँ पर अभी भी FCI क्या करते हैं, अपने जो गेहूं का उपार्जन करते हैं, खरीदी करते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, बोरियों के ढेर में इस तरीके से रखा जाता है। तो ऐसे ही अन्नागार उस समय हुआ करते थे, और ये कई जगह पे इनको वृत्ताकार चबूतरे भी मिले, यानी सर्कुलर इस तरीके से चबूतरे भी मिले जहाँ पे अनाज को रखा जाता था। तो अब आते हैं आगे मोहनजोदड़ो के बारे में। तो इसमें क्या क्या फीचर मिले, पहला पॉइंट है ये इसमें कि लरकाना जिले में ये पाया जाता है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, कई बार ये लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है या लेफ्ट बैंक में है या नदी के राइट बैंक में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसी प्रकार से इसको एक और नाम बोला जाता है जिसको बोलते हैं सिंध का बाग। सिंध का बाग, बाग का मतलब हरा भरा, यानी जहाँ पर कोई भी चीज़ लगातार सतत रूप से चलती रही हो, ऐसा कोई स्थान। खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। कब की थी, 1922 में। इस क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे बाद में हमको कुछ और डेटा मिले कि जब हम इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में देखेंगे तो हमको मिलेगा कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा स्थान है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल क्या है। विशाल स्नानागार का काम क्या था कि यहाँ पर लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होते थे और नहाते थे। तो यहाँ पर आप ये देख लेंगे कि 7 मीटर लगभग चौड़ा था, 2 मीटर करीब, ये 2.5 मीटर के आसपास ये लगभग चौड़ा उसकी गहराई थी, डेप्थ थी। ठीक है, तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर था, जिसकी वजह से इसको जॉन मार्शल, जो यहाँ के जो उत्खनन करने वाली थी उस टीम के प्रमुख हुआ करते थे, इन्होंने कहा था ये विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है। ठीक है, क्योंकि दुनिया के उस समय लोग जो थे वो ऐसे कोई स्विमिंग पूल या कॉमन ऐसा पब्लिक बाथ वाला सिस्टम किसी को ये इमेजिन ही नहीं था, इसलिए उन्होंने उस समय के हिसाब से उसको ऐसा आश्चर्यजनक निर्माण कहा। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसको बोला जाता है अन्नागार, यानी वो जो हमने बताया ना, वेयर हाउस टाइप का। समझ लीजिए कि पूरे गांव का अनाज किसी जगह पे यदि पैदा होके आए और उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए तो जगह चाहिए ना, तो ऐसा अन्नागार था जो कि लगभग 45 और 15 मीटर के रेशो में बटा हुआ था, यानी वो बना हुआ था। और क्या क्या मिला मोहनजोदड़ो से, तो यहाँ पर हमको पशुपति शिव की आकृति में गैंडा मिला, भैंसा मिला, हाथी मिला, बाघ मिला और हिरन मिले। ये कुछ प्रमुख जीव हैं जो वहाँ से हमको मिले। यहाँ पे महाविद्यालय यानी कि एक कॉलेज या एक सामूहिक ऐसा केंद्र जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हों
और शिक्षा पाते हों, ऐसा कोई जगह भी मिली, क्योंकि लैंग्वेज के भी हमको बाद में इम्प्रिंट्स मिले थे। योगी की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण जो है ये फीचर है, जिसमें एक योगी है जिसमें हम भगवान शिव को रूप में देखते हैं, कह सकते हैं। और सूती कपड़े का भी यहाँ पर प्रमाण मिला। यहाँ पे ये दो क्वेश्चन बड़े कॉमन बनते हैं कि सूती कपड़ा किस हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो। योगी की मूर्ति जो ध्यानस्थ अवस्था में है, जिसको हम भगवान शिव या पशुपतिनाथ से हम कनेक्ट करते हैं। और अगला नगर देखते हैं चहुदड़ो। चहुदड़ो कहाँ पर है? इसको कहते हैं नवाबशाह, पुराना जिला था, पुराना नाम था उसका नवाबशाह। अभी इसको कहते हैं शहीद बेनजीराबाद। तो बेनजीर भुट्टो उनके नाम से इसका नामकरण। ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है, और ये पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पे है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यहाँ पर दुर्ग नहीं है, ये एक पहली सबसे महत्वपूर्ण फीचर है इसमें। और यहाँ पर क्या है? झूकर झांगर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो जो अलग अलग संस्कृतियाँ होती थी ना, जैसे लोग, यदि हम बात करें तो अभी हम छत्तीसगढ़ में यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर कुछ जो लोग रहते हैं उनकी अपना एक संस्कृति, उनका एक अपना कल्चर है, जिसको हम ट्राइबल कल्चर कहते हैं, ट्राइबल संस्कृति कह सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस बेल्ट में भी, इस रीजन में भी ऐसी कुछ संस्कृतियां के अवशेष मिले थे जो इनसे कुछ अलग थे, लेकिन ये इनके साथ इंटरलिंक थे, ऐसा बताते हैं। मात्र ऐसा स्थल था जहां से वक्राकार हमको ईंटें मिली थी। सामान्यतः हम ईंटें कैसे उपयोग करते हैं? ऐसी चौकोर प्रकार की ईंटें उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा था जहां पर क्या हो रहा था कि जो ईंटें थी वो ऐसी गोलाई वाली थी। ठीक है, इस तरीके से कर्व्ड थी, इस तरीके से कर्व्ड वाली थी, तो इनको हम वक्राकार ईंटें कहते हैं। एकमात्र शहर जहां पे दुर्ग नहीं था, ये हमने एक देख लिया। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट भी बन जाता है। मनके का कारखाना। मनका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से छोटी छोटी गुड़ियाँ ऐसे मिट्टी के बना के उनको ऐसे मालाओं के साथ में धागे से जोड़ देते हैं, और इससे क्या हो जाता है? मनका होता था। इसका उपयोग क्या होता था? कई जगह पे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी यूज़ करते थे, कि फारस वगैरह में, या फिर जो मेसोपोटामिया या जो दूसरी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं के साथ ट्रेड करने में इसका यूज़ करते थे। कई ऐसे जो ज्वेलरी के लिए महत्वपूर्ण खनिज थे जो सीधे हमको नेचर से मिलते थे, उनका भी वो प्रोडक्शन पॉलिश करके, घिस के, अच्छा करके वो बेचते थे, जिसको हम लाजुली भी कई बार कहते हैं, इसको लाजुली कहते हैं। ठीक है, ये आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, लाजुली कहते हैं। यहाँ पर दावात के कारखाना बाढ़ से नष्ट होने के प्रमाण मिले कि ये जो जगह है ये बाढ़ से ख़त्म हुई है। इसमें एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को बताया गया, जो ये बताता है कि इस जगह पे खिलौने का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, यहाँ पे डिज़ाइनर यानी हाथी जिसको हम सजा देते हैं, जैसे अभी महालक्ष्मी, हमारे यहाँ हिंदू में महालक्ष्मी का त्यौहार होता है, जिसमें हाथी की मूर्ति को क्या करते हैं? उसको सजा देते हैं। तो हाथी को सजाने का भी एक स्ट्रक्चर मिला है, सौंदर्य के समान, जिसमें लिपस्टिक बोलते हैं, खिलौने बोलते हैं। ये सब कहाँ मिले हैं? चहुदड़ों से हमको मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण शहर देखते हैं लोथल। बहुत ही महत्वपूर्ण, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत अहमदाबाद में मिलता है ये 80 किलोमीटर अहमदाबाद से दक्षिण में है, भोगवा नदी के बाएं तट पे। ठीक है, भोगवा नदी। इसकी खोज की थी SR राव ने 1957 में, और यहाँ पर दुर्ग उपस्थित है, लेकिन समग्र कई सारे उसके लक्षण जो हैं वो क्या होते हैं? वो सिंधु सभ्यता के वजह से हड़प्पा के जैसे मिलते हैं। इसकी वजह से इसको बोला जाता है लघु हड़प्पा, यानी कि, या फिर लघु मोहनजोदड़ो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पे पूरे सिविलाइजेशन की सारी चीज़ें मिलती हैं, हर प्रकार की चीज़ें। अदरवाइज बाकी जो नगर होंगे वहाँ पे कहीं कुछ मिलेगा, कहीं अपनी खुद की स्पेशलिटी मिलेगी, लेकिन ये एक ऐसा था जिसमें बाकी चीज़ें भी समग्रता के साथ मिलती थी। कालिक पश्चिम एशिया का एकमात्र नदी बंदरगाह इसको बोला जाता है। डॉकयार्ड कैसा? जैसे उदाहरण के रूप में देखें, ये कोई नदी है, मान लो ये नदी प्रवाहित हो रही है, तो इस नदी से जो नाव आएंगी, तो नाव को रखने के लिए, नाव को नदी के किनारे बचाने के लिए, रखने के लिए, इस तरीके से जो डॉकयार्ड होता है ना, जिसको हम बंदरगाह या गोदीवाड़ा कहते हैं, ये एक बार एंशियंट में पाया गया। कहाँ पर? लोथल में। उसके बाद ये पता चलता है कि ये इससे कोई फॉरेन ट्रेड होता था। तो फॉरेन ट्रेड में हमको कैसे पता चला? फारस की मुद्रा मिली, यानी यदि हमारे किसी एक जगह पे नेपाल की करेंसी, भूटान की करेंसी मिल जाए, तो हम क्या अंदाजा लगाएंगे कि अच्छा, या तो यहाँ के लोग भूटान गए होंगे या भूटान के लोग यहाँ आए होंगे। ठीक है, ऐसे ही फारस की मुद्रा जब मिली तो हमको पता चला कि ये लोग दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करते थे। तो जिसमें कुछ ऐसी सील भी मिली हैं, धान बाजरे की खेती के प्रमाण मिले हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्टर है। और दूसरा है युगल समाधि। युगल समाधि क्या होता है? आप देख पाएंगे स्क्रीन में कि एक मेल और फीमेल को एक साथ किसी जगह पे कब्र में दफनाना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, एक ही कब्र के अंदर में एक कब्र बनाई, इसमें 2 डेड बॉडी को हमने लिटा दिया। तो इस तरीके का जो युग्मित समाधान या समाधान कहलाता है, इसको कहते हैं युगल समाधि। घोड़े की लघु मरण मूर्ति। मरण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई कोई मूर्ति, जिसको हम टेरिकोटा भी कहते हैं, मृदभांड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है?
कच्ची मिट्टी, पकी मिट्टी से इस तरीके से बना करके जो डिज़ाइनर चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम मृद भांड या मृद मूर्ति कहते हैं। ये पक्की मिट्टी की यहाँ पर एक नाव मिली है और चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं शहर कालीबंगा। कालीबंगा क्या है? यहाँ पर हनुमानगढ़ एक महत्वपूर्ण टाउन है जहाँ ये घग्गर नदी पर स्थित है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसकी खोज किसने की थी? 1953 में अमलानंद ने घोष ने इसकी खोज की थी। ये जो है ये 5 स्तरों में पाया जाता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्टर है इस पे का। कैसा है कि एक लेयर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ये घर बनाया, कोई भी लोग रहने लगे, ये कोई एक सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है। अब लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा हो गया कि यहाँ पर एक लेयर जम गई, ये परत बन गई, और उसके बाद फिर से यहाँ पे लोग दूसरे स्तर पे घर बने, उनको नीचे क्या है कुछ मतलब नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, यदि हम राम मंदिर का विवाद देखें ना, तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि नीचे कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर था, यानी इसका मतलब है लोग ऊपर भी रह रहे हैं और नीचे भी रह रहे हैं, तो ये 2 स्तर हो गए। सिमिलरली ऐसे कोई 3 स्तर 4 स्तर मिला करके 5 स्तर टोटल पाए गए हैं जब इसकी पूरी खुदाई की गई तब, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि 5 स्तरों पर ये मिलता है, तो ये 5 स्तर बने कैसे होंगे? तो ये कहा जाता है कि ये भूकंप की वजह से जब एक स्तर दब गया तो उसके ऊपर लोग रहना शुरू हो गए, फिर दूसरा दब गया, तीसरे लोग रहना शुरू हो गए, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर कभी भूकंप आया रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जुता हुआ खेत जो हमको मिला है यहाँ से, यहाँ पर हल रेखा, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ना, खेत में लाइनें बनी होती हैं इस तरीके से, जिसमें हल चलाते हैं और इसमें फिर फसल को उगाते हैं इन खेतों में। तो ऐसा जुता जुताया खेत मिला है वहाँ पे, जिससे ये पता चलता है कि ये एक कालीबंगा क्या था, एक खेती वाला स्थान था। बेलनाकार मोहल्ले मिली थी। अग्नि वेदिका यानी यज्ञ कुंड मिले थे। यज्ञ कुंड जो कि यज्ञ वगैरह यानी सामूहिक अनुष्ठान करने के लिए कोई एक ऐसा स्थान था जिसको बनाया गया होगा, तो यज्ञ वेदिका मिली थी। फिर एक बार ये मिलता है यहाँ पर कि एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण मिलते हैं। कैसा 2 फसल उगा सकते हैं? जैसे एग्जाम्पल देखें तो एक खेत में इस तरीके से हमने खेत में गेहूं डाल दिया, इसमें गेहूं के बीज डाल दिए, इस तरीके से गेहूं की फसल हो जाएगी। और इसके परपेंडिकुलर इन लाइनों में ये जो खाली खाली जगह हैं, इन जगहों पर हमने क्या कर दिया, हमने चने के दाने डाल दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 फसल एक ही समय एक ही खेत पे एक साथ सिंचाई करने से प्राप्त हो जाएंगे। अलंकृत और कच्ची ईंटों के, यानी डिजाइनर और कच्ची मिट्टी वाले, जिनको ईंटें 2 प्रकार से उपयोग होती हैं, एक पका दिया जाए और दूसरा क्या किया, उसको कच्चा ही उपयोग कर लिया जाए। तो इस तरीके से 2 प्रकार की ईंटें पाई जाती हैं। यहाँ पर हमने शवों की अंत्येष्टि करने के लिए 3 विधियों के बारे में बात किया था, कि जिसको पूर्ण समाधिकरण, पूरा दफना देना, आंशिक यानी आधा दफनाना, और दाह संस्कार यानी तीसरा तरीके से क्या होगा कि उसको जला देना। ये तीनों प्रक्रियाएं इस समय पे प्रचलित थी। सेल खड़ी, या जिसको हम स्टेटाइट कहते हैं, सेल खड़ी या मिट्टी की मोहरें थी जिसमें चित्रात्मक लिपि छुपी होती थी। यानी इस प्रकार की कोई एक मोहर हुई, इस मोहर पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हाथी का कोई ना कोई डिज़ाइन बना दिए और वो पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए हम समरी देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो ये सबसे प्राचीन नदी घाटी सभ्यता है। कालीबंगा इसके प्रमुख जो टाउन है जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया है, कि उसके बाद हमने इसकी भाव चित्रात्मक लिपियों के बारे में भी हम देखेंगे, कवर करते। ये उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं कि इनकी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ की विशेषता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इनके घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, कौन से नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित है। फिर क्वेश्चन है हड़प्पा की तौल की इकाई क्या थी, इसको हम पढ़ेंगे अभी। और सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड कहाँ पर पाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमने आज फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। इसका नगर नियोजन किस प्रकार से था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसमें आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आने वाले कुछ बेसिक फैक्ट को भी हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके शेयर करिए और दूसरों को भी बताइए कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। और अगले वीडियो में फिर से हम मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।